41 नंबर का प्रश्न किसको सही किए हो? मैं सी को सही की हूँ। सी को सही किए हो। चलो देखते हैं तुम्हारा सही हुआ है कि नहीं। 17 किलोग्राम माने अगर ग्राम में मैं बदल दूं तो 17,000 हो जाएगा। 3 हेक्टोग्राम, हेक्टो माने 100 में रहेगा, तो ये हेक्टो 3 हेक्टोग्राम ऐसे लिखाएगा। 9 ग्राम तो ग्राम की जगह में 9। अब लिखा है और योगफल पूछा है ना। 17 किलोग्राम, 3 हेक्टोग्राम, 9 ग्राम और 14 किलोग्राम, तो 14 किलोग्राम माने फिर वो 14,000 हो जाएगा। 4 हेक्टोग्राम तो 4 हेक्टोग्राम, 6 ग्राम का योगफल बोला है, सबको जोड़ना था। तो 9 6 15, हासिल 1, 4 3 7 और 7 4 11, हासिल 1। इस तरह 31,715 ग्राम बना। 31,715 ग्राम। तो हजार माने होता है किलो, तो 31,000 माने हो गया 31 किलो, तो 31 किलो तो सब ऑप्शन में है। अब 7 कहाँ पर है? हजार, 100 की जगह में, 100 को क्या पढ़ते हैं? हेक्टो, तो 7 हेक्टोग्राम ऑप्शन सी में लिखा है। 1 कहाँ पर है? दहाई, दहाई माने डेका, दहाई क्या पढ़ते हैं? मापन की इकाई में डेका, तो 1 डेका ग्राम लिखा है, तो 1 डेका ग्राम ऑप्शन सी में लिखा है। 5 ग्राम, 5 ग्राम ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ये 31,000 हजार को पढ़ते हैं किलो, 100 को पढ़ते हैं हेक्टो, दहाई को पढ़ते हैं डेका, इकाई को पढ़ते हैं ग्राम, ग्राम में, लीटर में लीटर, मीटर में मीटर इकाई को। तो इस तरह ऑप्शन सी जो किए हो बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। मुख्य रूप से पहले इसको जोड़ना था, ग्राम बना के जोड़ देते, 1 इकाई बना के जोड़ना चाहिए, ठीक है, या ऐसे करते तो सब बराबर था। 17 किलोग्राम तो 17 किलोग्राम को अलग जोड़ लेते, हेक्टो को अलग, ग्राम को अलग। तीनों प्रकार का इकाई इसमें भी है, किलोग्राम है, हेक्टोग्राम है और ग्राम है। इसमें किलोग्राम है, हेक्टोग्राम है और ग्राम है, ठीक। तो इसमें लेकिन क्या है ना, एक डेका में भी आ गया, इसीलिए या तो सबको ग्राम बना लेना था, जैसा कि अभी मैंने बनाया, ग्राम बना लिया, उसके बाद जोड़ लिया, तो जो उत्तर आया हजार के स्थान पे लिखा है वो किलोग्राम होता है, 100 के स्थान पे लिखा है वो हेक्टोग्राम, दहाई में लिखा है उसको डेकाग्राम पढ़ते हैं, इकाई में लिखा है उसको केवल ग्राम। चलो ये बताओ, ये प्रश्न क्रमांक जो 42 है, x प्लस वाई का मान जानना था। सर उसमें एक सर कोण उसमें का एक मान कोण दिया का है मान दिया 120 है 120। और उसके कौन सवाल और ऊपर उसके ऊपर कौन सा वाला एक कोण का मान दिया है? नीचे वाले नीचे वाले। ये बोल रहे हो ये वाला, ये हाँ, एक सरल रेखा में 2 कोण बने हैं, तो एक कोण का मान पता है तो सरल रेखा में 180 अंश बनता है, तो एक कोण 120 पता है तो 60 अंश होगा। वाई का मान इतना क्लियर हो गया, वाई का मान 60 अंश हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो अब ये और कोण कैसे जानेंगे? के मान के लिए ना के लिए ना 120 में से 120 में से 20 20 घटाएंगे घटाएंगे तो 100 तो आएगा। 100 आएगा। उसका उसका 2 से भाग 2 से करेंगे भाग करेंगे, ठीक, तो तो 50 आएगा, 50 तो 50 आएगा, तो 60 और 50 110 हो गया। 10, ठीक। देखो, जो बच्चे नहीं समझे हैं वो लोग ध्यान से देखो, मैंने एक कोण पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण,
तो जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इस तरह प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं, मैंने ऐसे बताया था। तो ये 120 और ये 2x + 20 ये जो लिखा है देखो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा 2x + 20। तो 120 में से अगर 20 हमको पता है तो 20 को घटा दिए तो क्या मिला 100। अब ये 100 2x के बराबर हुआ तो 2x माने 2 से पक्षांतर करेंगे तो मिल गया 50, 2 पक्षांतर करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे तो 50 मिला, यानी x का मान मिल गया 50 और y का मान तो यहाँ से निकाल लिए थे सरल रेखा कोण से 60। तो इस तरह 50 और 60 को जोड़ेंगे क्योंकि x और y के मान को जोड़ना है। बहुत बढ़िया उत्तर 110 इसका सही उत्तर है। कुछ ये प्रश्न क्रमांक 43, एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुने से 8 अधिक है यदि इनका योग 32 है। सिंपल है, एक विधि से ना बहुत अच्छा बन जाता है। एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुने, तो दूसरी संख्या को एक सा मान लो, के दुगुने दूसरी संख्या के दुगुने माने 2x हो गया, दूसरी संख्या के दोगुने माने दूसरी संख्या x है तो उसका दोगुना करोगे तो 2x है। 8 अधिक माने धन 8 हो गया। तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या के दोगुने से 8 अधिक है तो दूसरा संख्या 100 होगा। अब दोनों को जोड़े तो 32 हो रहा है कह रहा है, तो इसको जोड़ोगे तो 32 हो रहा है। तो बड़ी संख्या क्या है भाई, ये बड़ी संख्या है 2x धन 8 और छोटी संख्या 100 है। अब जोड़ने पर 32, अब इसको हल करोगे तो उत्तर आ गया। 8 पहले पक्षांतर करोगे, धन है तो ऋण करोगे, क्या आ जाएगा उत्तर 24। क्या आएगा उत्तर 24। अब 2x और 1x को जोड़ोगे तो 3x होगा, तो 3 को पक्षांतर करोगे तो 3 भाग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8। 8 100 का मान है, बड़ी संख्या पूछा है तो इसमें जोड़ना और क्या है। तो 8 का दोगुना 16 और ये 8 को जोड़ोगे और 24 बड़ी संख्या है, उसमें ऑप्शन डी उत्तर था। ठीक, ये है इसका तरीका। दूसरा तरीका 32 लिखा है, 32 लिखा है तो 8 अधिक है लिखा है, तो 8 अधिक को घटाओ, अधिक यानी ज्यादा है तो वो पक्षांतर होता है तो कम करेगा। क्या मिला हमको 24। दोगुना है लिखा है, दोगुना के जगह में 3 गुना मानो, 3 गुना होगा ना भाई, एक दुगुना है तो एक और संख्या है तो दोनों मिला 3, तो दोगुना लिखा हो तो 2 से 1 अधिक 3 से भाग करो तो वो छोटी संख्या मिल गया। फिर अब छोटी संख्या से कितना ज्यादा लिखा है तो और क्या है, 8 का फिर 2 गुना करो और उसमें 8 ज्यादा है लिखा है तो सब मिला के हो गया ना 24, तो 24 उत्तर है। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आसन्न कोणों के कितने जोड़े बनते हैं, क्या। तो यहां पर एक जोड़ा कोण बना आसन्न कोण और यहां पर एक जोड़ा बना। जोड़ा का मतलब यहां समझना था, कई बच्चे 4 जोड़ा लिख दिए। जोड़ा माने 2 कोण को एक जोड़ा बोलेंगे तो 2 कोण का एक जोड़ा हो गया और फिर 2 कोण का एक जोड़ा, तो कुल मिला के 2 जोड़े बने। 4 कोण बन रहे हैं, जोड़े में नहीं बन रहे हैं 4 कोण, लेकिन जोड़े में पूछेंगे तो 4 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 ही जोड़ा बनेगा। तो ऑप्शन बी जो 2 जोड़ा किए हो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। कि प्रश्न था 10 सही 1/2, 10 दूनी 20, 20 1 21/2
कितने एक चौथाई है? क्या क्या चीज का प्रश्न है जानते हैं? भिन्न का। हाँ, भिन्न का प्रश्न है जी, वो दिख रहा है। जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चारों में से किसका प्रश्न है? गुना। गुणा का नहीं है, भाग का। मैं कहूं 10 रुपये में कितने 2 रुपये का नोट है, तो 2 से भाग करोगे उसको। 2 भाग। पंचे 10, 5 तो 2 रुपये का नोट मिलेगा। मैं कहूं 50 रुपये में कितने 10 रुपये के नोट है, तो 50 को तुम 10 से भाग करोगे तो 5 तो 10 का नोट मिलेगा। ऐसे ही ये भी है बच्चों, में कितने एक चौथाई है करके पूछ रहा है, यानी एक चौथाई से भाग करना है, तो 10 दूनी 20 एक 21 बटे 2 को भाग करेंगे एक चौथाई से। तो अब इसको गुणा में बदलोगे भाग को, तो ये हो जाएगा 4 बटे 1, 2 एक कम, 2 दूने 21 दूनी 42। ऑप्शन 20 का सही उत्तर था। कोई भी चीज कितना उसमें शामिल है या उसके अंदर कितना है, ये पूछे तो याद रखना, वो भाग का प्रश्न होता है। समझ रहे हो? जैसे बोलते हैं ना, मान लो 10 लीटर पेट्रोल है, तो हम 2-2 लीटर के कितने बॉटल भर सकते हैं? तो भाई 10 लीटर को 2 से भाग करोगे 2 लीटर से, तो पता चल जाएगा कि 5 बॉटल भरेंगे। किसी के अंदर वो कितना ठो है ये जानना है, तो हमेशा ये कितना ठो बाटल है, कितना क्या है, एक चौथाई को पूछे तो एक चौथाई से भाग करेंगे। अब भाग को, भिन्नों का भाग को फिर गुणा में बदल के हल करते हैं। इसका बाकी ये वाला चलो तो अभी बता दो। ऋण 4 धन 4 के मध्य कितने पूर्णांक लिखे हो? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ऋण 4 के, इसको तो गिनना नहीं है, ऋण 4 धन 4 को, तो बीच में आएगा ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3। तो ये कुल मिला के देखो 7 पूर्णांक आया। ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3। बिल्कुल सही बनाए हो, बहुत अच्छा। ये कथन वाला को देख लेता हूं, बनाए सही। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। किसको किए हो बताओ तो चारों में से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए किए हो, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आयत की परिभाषा पहले बताओ, क्योंकि आयत के परिभाषा में ही उत्तर छिपा है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है बिल्कुल सही जवाब। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण 90-90 अंश का हो, तो वो कहलाता है आयत। तो वर्ग को देखो बच्चों, वर्ग की आकृति को तुमने जो बोला वो पूरा फिट इसमें भी बैठता है। इसमें ये भी एक चतुर्भुज है, इसके भी आमने सामने एक भुजा देख लो बराबर है और चारों भुजा 90-90 अंश का है। तो आयत की परिभाषा पूरी तरह वर्ग में भी पूरा फिट बैठता है। इसीलिए कहते हैं कि वास्तव में वर्ग क्या है? वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत ही है। ये आयत के परिभाषा में ही तो है, बस इसका चारों भुजा समान कर दिया है, इसीलिए विशेष प्रकार का आयत बोलते हैं। वर्ग एक आयत है, लेकिन सभी आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। सभी आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन सभी वर्ग एक आयत है। वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, लेकिन सब आयत को वर्ग नहीं बोल सकते, ये चीज याद रखना। ठीक, तो यही इसका सही उत्तर है। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, ये गलत है। आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते, लेकिन वर्ग को आयत बोल सकते हैं। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है, तो किरण को रेखाखंड बोल ही नहीं सकते। किरण में एक तीर का निशान होता है, जबकि रेखाखंड में तीर का निशान नहीं होता। रेखाखंड में प्रारंभिक बिंदु भी पता होता है, अंतिम बिंदु भी पता होता है, जबकि किरण में अंतिम बिंदु पता नहीं रहता, प्रारंभिक बिंदु बता सकते हो।
ए से निकला है, अभी जा रहा है वो, तो अंतिम बिंदु नहीं पता चलेगा। ऋजु कोण यानी सरल कोण की माप 90 अंश, गलत, 180 अंश होता है। तो ये 3 गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। बहुत घुमावदार प्रश्न था। जो बच्चे ये नहीं जानते थे कि वर्ग को ही आयत बोलते हैं, ये मैं जबकि बहुत बार बताया हूँ, वर्ग पढ़ोगे ना, वर्ग और आयत की परिभाषा जहाँ बताया हूँ, बार बार इस चीज को फोकस किया हूँ। तो याद रखना कि वर्ग बच्चों एक आयत ही है और उसका परिभाषा भी इसमें फिट बैठता है। बढ़िया। कृष्णा ने यहाँ 44 में आए थे। तो जो बच्चे टेस्ट दिए हो वो बच्चे बताओ कौन कौन सा प्रश्न में अटके थे। चलो देखो, मैं प्रश्न पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हमको प्रश्न पढ़ते ही ये बात समझ में आ जाए अगर कि इसमें करना क्या है, तब तो प्रश्न बना सकते हैं। अगर करना क्या है ये नहीं जानोगे तो नहीं बना सकते। देखो, कृष्णा ने 1450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल खरीदा। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, 1450 रुपये प्रति कुंटल यानी 1 क्विंटल, प्रति माने 1 क्विंटल। अब तुम लोगों को बता दूं, 1 क्विंटल में बच्चों 1 क्विंटल के बराबर होता है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल कहते हैं, कॉपी में नोट कर लेना। 100 किलोग्राम को क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल, या कह सकते हो 100 किलोग्राम के बराबर 1 क्विंटल होता है। तो 1 क्विंटल को कितना में खरीदा लिखा है, 1450 रुपये। इसका मतलब यही हुआ। अब ये खरीदा लिखा है, ठीक है। कृष्णा ने 1450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, माने इसी भाव से चावल खरीदा। तो 1 क्विंटल नहीं खरीदा, 1 क्विंटल का 1450 रुपये दाम था, अब कई क्विंटल खरीदा होगा। कीमत में गिरावट के कारण, यानी बाद में क्या हुआ, खरीद लिया, उसके बाद उस चावल का दाम कम हो गया जी, इसे 1240 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बेच दिया। तो बेचा कितना में, वो देखो 1240 रुपये 1 क्विंटल को बेचा। 1 क्विंटल का दाम 1240 के भाव से बेचा। यदि उसने 13.5 क्विंटल चावल खरीदा, तो देखो भाई, जितना खरीदेगा आदमी उतना ही बेचेगा। ये मैं लाभ हानि वाला प्रश्न में बार बार बोलता हूं। तो खरीदा कितना, 13.5 क्विंटल। तो बस खरीदा, 1 क्विंटल का भाव है कितना, 1450 रुपया। तो जितना खरीदेंगे, जितना कुंटल, उससे गुणा किया जाता है। तो उसने 1450 रुपये कुंटल को खरीदा और कितना, 13.5 कुंटल। तो इसी से गुणा करेंगे भाई, तो क्या मिलेगा, कितने में वो खरीदा था 13.5 कुंटल को। फिर 13.5 का गुणा ये 1240 से करेंगे, क्योंकि 13.5 कुंटल ही बेचेगा वो। तो हमको फिर कितना में खरीदा था, कितना में बेचा, ये पता चल जाएगा। और नुकसान माने क्या होता है, हानि। तो हानि जानने के लिए ये कितना में खरीदा था, उसमें से कितना में बेचा, उसको घटा देना है, तो उत्तर आ जाएगा। सिंपल सा है, ठीक। अब चलो इसको गुणा करने के लिए जगह को खाली करते हैं और अलग अलग गुणा कर लेते हैं। तो पहले खरीदा जानने के लिए 1450 के साथ ये 13.5 का गुणा करते हैं भाई। चलो 5 शून्य 0, 5 पंचे 25, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7। इकाई में करो शून्य, 13 से करें, 3 से करें तो 3 शून्य 0, 3 पंचे 15 और 3 चौक 12, 1 13 और 3 एकम 3 1 4। किनारे मिली इधर में भी, फिर 2 ठो शून्य, अभी आ जाएगा 0 5 4 1। इधर लिख देता हूँ, नहीं लिखा रहा, बाद में लिखेंगे। 0 5 7 7
3 10 5 15 हासिल 1 9 और इधर 1 आया था, इधर लिख लेता हूँ 1 9 5 7, ये इतना आया। ठीक, दशमलव कहाँ पर आएगा? 1 अंक के आगे। तो ये बना हमारा उत्तर 19,575। उत्तर नहीं है ये, इतना में खरीदा। बेचा किस भाव से? 1240 का गुणा करेंगे 13.5 से। क्यों? क्योंकि 13.5 खरीदा था तो 13.5 कुंटल को ही बेचेगा जी। तो गुणा करें तो 0 5 0 5 चौक 20 हासिल 2 5 दूनी 10 12 हासिल 1 5 एकम 5 1 6। ठीक, इकाई में 0 3 का पहाड़ा 3 0 0 3 चौक 12 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 3 एकम 3। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे इकाई दहाई में 0 करने के बाद, तो 0 4 2 1 जोड़ते हैं 0 0 4 6 4 10 7 17 6 1 1 अंक के आगे दशमलव, तो इस तरह 16,740। अब देखो 19,575 में से 16,740 घटाते हैं, क्या आया? 5 3 15 में 7 गया 8 9 में से 7 गया 2, तो इस तरह 2,835 आया। ऑप्शन डी में देखो दिया है। ठीक, तो यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये करना था। मेन चीज ये किया हूं, वो उससे ज्यादा जरूरी है इस प्रश्न में ये जानना कि नुकसान यानी हानि जानना है तो कुल खरीदा कितना में और कितने में बेचा। भाई हानि माने क्या होता है? हानि माने होता है क्रय मूल्य में से, हानि में क्रय मूल्य ज्यादा रहता है, विक्रय मूल्य घटाना रहता है। यानी कि खरीदी मूल्य से बेचा गया मूल्य घटाना रहता है। तो भैया जब तुमको 1 कुंटल का दाम पता है खरीदने का, तो कितना खरीदा उसको जान रहे हो तो गुणा करोगे भाई। जैसे 1 पेन का 5 रुपया है जान रहे हैं, तो 3 पेन खरीदना रहता है तो 3 से गुणा करते हैं ना। हम कुल जितना वस्तु खरीदते हैं उसके 1 इकाई का मान पता हो तो उससे गुणा कर दिया जाता है। 1 पेन 5 रुपया तो 3 पेन 15 रुपया, तुरंत गुणा कर लेते हैं। ठीक इसी तरह जब 1 क्विंटल का दाम पता है तो जितना क्विंटल खरीदेंगे उससे गुणा करेंगे उस संख्या को। बस उसी तरह बेचना है, 1 क्विंटल कितना में बेचा वो भी पता है, तो जितना खरीदा रहेगा आदमी उतना ही बेचेगा, उससे कम नहीं बेचेगा ना ज्यादा नहीं बेचेगा। लाभ हानि के प्रश्न में ये चीज याद रखो। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलिए देखिए ये प्रश्न, दिए गए दंड आरेख में एक कंपनी का वर्ष 2011 से 2016 तक का सीमेंट उत्पादन टन में दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है, ऐसा पूछ रहे हैं। विषम वर्ष मतलब बच्चों जैसे 2011, 2013, 2015 जो विषम संख्या में लिखा है, तो 2011 विषम संख्या इकाई में 1 है, 2013 की इकाई में 3 है, 2015 की इकाई में 5 है। विषम संख्या वाला तो ये विषम वर्ष हुए। सम वर्ष कौन सा हुआ? 2012, 2014, 2016। तो इनका पहले योग करेंगे तभी तो अंतर जानेंगे। तो 2017 में देखो कितना है 90, सॉरी हाँ 2011 में 90, 2013 में 110 और 2015 में कितना 70। जोड़ लेते हैं 10 17 हासिल 270 हुआ। अब सम वर्षों का जोड़ें तो सम वर्षों में 2012 में 115, 2014 में 125 और 2016 में देखो 120। जोड़ते हैं 5 5 10 हासिल 1 4 2 6
ये हो गया 360। तो अंतर करें, 360 में से 270 घटाएं, 16 माने 16 में 7 गया 9, कितना है 90। तो 90 का क्या हुआ अंतर। आप ये क्या पूछ रहे हैं देखो, दर्शाया गया विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। चलो तो इसको क्या करोगे, ये कितना गुना है जानना है ना, किसका, विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। तो सम विषम वर्षों का पहले लिखेंगे ऊपर और सम वर्षों का लिखेंगे नीचे। सम वर्षों का कौन सा है, ये सम, हाँ ये वाला 360। अब इसी को क्या करना है बच्चों, सरल करना है। तो 0 0 कट गया, 9 से देखो जाएगा, 9 3 27, 9 4 36, क्या आया 3/4। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अब ये प्रश्न तुम लोगों को लग रहा होगा काफी बच्चे को कठिन। तो जब भी कितना गुना है ऐसा प्रश्न पूछे, अब सरलतम तरीका बता रहा हूं, थोड़ा देखो। कितना गुना है ऐसा प्रश्न पूछे और ऑप्शन में ऐसे भिन्न भी दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या करना, क्या लिखा है, विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का, सम वर्षों के कुल उत्पादन का पूछ रहा है ना। तो जिसके कुल उत्पादन का पूछे वो लिखाता है नीचे। तो नीचे में क्या आया, सम वर्षों का 360 आया था और विषम वर्षों का जोड़े थे तो वो क्या आया था, 270 आया था। कुल उत्पादन तो जोड़ लोगे ऐसे, ये विषम वर्ष है ऐसे, तो इसका जोड़ लिए तो हमारा आ गया विषम वर्षों का 270 और सम वर्षों का 360। तो जिसका पूछेगा उसको नीचे रखना है। तो कुल उत्पादन किसका, सम वर्षों का कुल उत्पादन का कितना गुना है। तो भाई इस जिसका गुना है उसी से वो भाग करते हैं ना, कितना गुना है। जैसे मान लो राम के पास 10 रुपया है, लक्ष्मण के पास 2 रुपया है, तो राम के पास लक्ष्मण से कितना गुना ज्यादा है जानना है। तो लक्ष्मण से गुणा करेंगे भाई, लक्ष्मण के पास 2 रुपये है तो 2 1 कम 2 2 5, यानी राम के पास लक्ष्मण से 5 गुना ज्यादा पैसा है, ज्यादा रुपया है। ठीक है, तो ऐसे ही जिससे तुलना करना रहता है ना बच्चों, उसका नीचे लिखते हैं। ठीक है, जिससे तुलना कर रहे हैं उसका ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ विषम वर्षों के कुल उत्पादन से तुलना कर रहे हैं हम सम वर्षों के कुल उत्पादन का। तो सम वर्षों का कुल उत्पादन हो गया नीचे और विषम वर्षों का कुल उत्पादन हो गया ऊपर। सरल कर दिए 270 और 360 को, तो ये 0 0 कट जाता है। 27 और 36 दिख रहा था तो 9 के पहाड़ा में आता है, 9 3 और 9 4, तो इस तरह हमको मिला 3/4, यही आंसर है। अब बताओ ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। किसी का भी तुलना करना हो तो जिससे तुलना कर रहे हैं वो अंश में लिखना और जिसका तुलना कर रहे हैं वो हर में लिखाएगा। ये तो सरल है, केवल दशमलव वाली संख्या है, जोड़ना था। लेकिन इसमें भी जोड़ने का नियम है। क्या नियम है, दशमलव सीधा में रखते हैं। तो 11.1, उसके बाद लिखा है 11.11, तो दशमलव बाद 1 1 रहना चाहिए। 11.111 लिखा है तो 11 बाद 1 1 1 सीधा सीधा में लिखो। फिर 11 के बाद फिर 4 ठो 1 है तो 1 1 1 ऐसे लिखाएगा। इसके बाद लिखा है 1.101। अब सब के बीच में धन चिन्ह है तो जोड़ेंगे। इसके नीचे 1, ये 3 हुआ और ये 3 और ये कितना तो 5 ठो 1 है 5 हुआ
अब ये देखो 5 और ये 4, 45.533, ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रश्न में समस्या क्या है कि जो बच्चा दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना नहीं जानता, और दशमलव संख्याओं को जोड़ने का नियम क्या कहता है, दशमलव सीधा में दशमलव रहेगा, इकाई सीधा में इकाई, दहाई सीधा में दहाई, दसवें सीधा में दसवें, सौवें सीधा में सौवें, हजारवें सीधा में हजारवें, और 10,000 सीधा में 10,000। सीधा सीधा में लिखना है, फिर जोड़ना, बिल्कुल सरल है। फिर ये प्रश्न देखो, यदि हम संख्या 79,384 को निकटतम खाली स्थान तक निरूपित करें तो इसे 79,400 लिखा जाता है। तो एक खाली स्थान में देखो दहाई तक निकटतम करेंगे तब ये 79,400 आएगा, कि सैकड़ा तक निरूपित करेंगे तब आएगा, कि 1000 तक, कि 10,000 तक। कौन जानता है, कमेंट करो, इसका उत्तर बताओ। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, सैकड़ा तक। सैकड़ा तक, यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। मैं हमेशा सिखाया हूँ सन्निकट मान निकटन मान में कि जिस स्थान तक सन्निकट करते हैं उससे छोटा स्थान 0 हो जाता है। तो 79,384 में देखो सैकड़ा के बाद 8 और 4 को 0 कर दिया गया है। तो ये सैकड़ा के स्थान से अंक लिखा है, सैकड़ा के बगल में छोटे स्थान में 0 कर दिया गया, मतलब सैकड़ा तक सन्निकट किया गया है। चूंकि सैकड़ा के बाद देखो 5 से बड़ा अंक है 8, इसीलिए सैकड़ा में 1 जोड़ दिया गया, तो वो बन गया, ये 3 था वो 4 बन गया है। तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। सन्निकट मान तो निकालना सब जानते हो, लेकिन यहाँ ये चीज पूछा है कि वास्तव में सन्निकट करते हैं तो क्या होता है ये जानता है कि नहीं। तो बाकी बच्चे जवाब नहीं दिए हो, मतलब कहीं ना कहीं मन में शंका है। तो ध्यान रखो बच्चों, जैसे एक चलो उदाहरण और दे देता हूं मैं, ठीक है। अब इसी प्रश्न को मैं ऐसे लिख दिया, रुको थोड़ा सा ठीक हो गया। तो ये कहाँ तक सन्निकट हुआ है, कौन से स्थान तक, दहाई तक। बिल्कुल सही जवाब, दहाई तक। क्योंकि दहाई बगल में 0 है। दहाई में पहले इकाई में देखो 0 नहीं था, लेकिन अब 0 आ गया, इसका मतलब ये दहाई तक सन्निकट हुआ है। तो ये सब चीज आना चाहिए। अब 49 नंबर का प्रश्न अगर हम बनाएं तो क्या करना पड़ेगा ये जानना है बच्चों। प्रश्न कैसे हल होगा ये अलग बात है, हमको ये आना चाहिए कि इसमें क्या क्या करना है। तो सरल करने वाला प्रश्न नियम कहता है कि बोडमास का नियम अच्छे से ये याद रहे, बोडमास का नियम, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो। तो क्या करेंगे, बोडमास के नियम से सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे। तो छोटा कोष्ठक में लिखा है 4 गुणित 3 और भागित 12, ये लिखा है रे भाई। तो ये 4 गुणित 3 का मतलब है ये 3 भागित 12, मतलब 3/12। 3 भागित 12 माने क्या होता है, 3/12। तो ये गुणा तो कर सकते हो जी, दीजिए 4 कम 4, 4 तिया 12, और 3 3 तो कट गया, तो क्या आया, 1 तो आया, 1 आया। देखो कितना सरलता से हो गया। अगर तुम 3 को 12 से भाग करते तो कितना कठिन लगता, 12 शून्यम शून्य, फिर 3 उतारते, दशमलव लगाते, शून्य आता, 12 दूनी 24 पढ़ते, फिर ये क्या होता, 6 बजता,
अच्छा बचने के बाद ये फिर शून्य उतारते तो 12 पंचे 60 होता है। तो दशमलव क्या आता, 2 5। अब ये दशमलव 2 5 का गुणा करते 4 से तो क्या आता, 100, और फिर दशमलव लगाते तो 1 बन जाता। तो इतना टाइम पास करने के बाद तुमको 1 मिलता। मैंने तुम लोगों को क्या हल बताया, 4 गुणित 3 भागित 12 है, तो 3 भागित 12 को हम लिख सकते हैं 3/12। याद, तो गुणा हो तो जानते हो सरल हो जाता है, अंश हर कर जाता है, 4 कम 4, 4 तिया 12। अब ऊपर 3 नीचे 3 ये भी कर गया तो क्या बचता है जी, 1। क्या बचता है, 1/1 बचा ना भाई, तो उसी को तो 1 बोलते हैं। तो इस तरह हमने 4 गुणित 3 भागित 12 को हल किया तो 1 मिला। अब कोष्टक के बाहर क्या है देखो ध्यान से, तो 1 के बगल में कोष्टक के बाहर है ऋण, फिर लिखा है 15, और उसके बाद लिखा है भागित, फिर लिखा है 90। अब ये सब है मंझला कोष्टक के अंदर, तो इसको हल करना भी तो चुटकी का काम है ना। कैसे, 90/15, तो 15 से तो करता है 15 छक्का 90। अब ये बोडमास के नियम से पहले भाग कर लिए, तो 6 आया, 90 और 15 को भाग किए तो अब ऋण 1 करोगे तो क्या आएगा, 6 में से 1 घटाओगे 5। तो इस तरह मंझला कोष्टक हल किए तो उत्तर मिला 5। क्या मिला, 5। अब मंझला कोष्टक के बाहर धन चिन्ह है, फिर 4 लिखा है, फिर गुणा लिखा है, फिर 12 लिखा है, भाग लिखा है, फिर 72 लिखा है। अब बोडमास का नियम कहता है बच्चों कि भाग पहले होता है, तो 72 को 12 से भाग करेंगे तो 12 छक्का 72। अब भाग हो गया, अब गुणा 4 धन 5 लिखा है जी, तो बोडमास का नियम कहता है गुणा और धन में पहले गुणा होता है, तो 6 चौक 24 हो गया। अब धन 5 करोगे तो 29 हो गया, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये सरल जो नियम है बोडमास का, उस नियम को जानते रहो तो आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हो। सरलीकरण का प्रश्न बच्चों केवल और केवल बोडमास का नियम, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये आपको आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग करना आना चाहिए। अब बोडमास का नियम आना चाहिए, तभी तो किसको पहले करते हैं वही करोगे। पता चला भाग के पहले गुणा कर दिए तब तो उत्तर गलत आ जाएगा, नहीं। तो बोडमास का नियम और जोड़ घटाव गुणा भाग, ये 4 प्रकार की जो संक्रिया होता है, ये अच्छे से आएगा तो सरलीकरण का प्रश्न आसानी से बना सकते हो। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 50 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, हिमांक के हर हफ्ते 210 कलम बनाता है। हर हफ्ते का मतलब कोई बच्चा समझा सकता है मुझे? हर हफ्ते 210 कलम बनाता है लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ वेदांत, तुम बताओ कम से कम। हर दिन 30 कलम। नहीं जी, यहाँ 30 कलम तो नहीं लिखा है ना, हर हफ्ते 210 कलम बनाता है, मुझे इसका मतलब बताओ। सभी हफ्ते 210 कलम बनाता है। और सरल करो उसको, सभी हफ्ते को और सरल करो, संख्या में बताओ। प्रतिदिन प्रतिदिन दिन नहीं, हफ्ता को दिन नहीं बोलते। बनाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। देखो तुम लोग जो बोल रहे हो ना, सब सही बोल रहे हो, किसी का गलत नहीं है, ठीक है। तो यही से पता चलना चाहिए हम सबको कि हम हर हफ्ते को क्या क्या और बोल सकते हैं। तो हर हफ्ते को देखो बच्चों क्या क्या बोल सकते हैं ये जानते हैं।
हर हफ्ते का मतलब है एक हफ्ता। एक हफ्ता में वो 210 कलम बनाता है कहीं। प्रति हफ्ता वो 210 कलम बनाता है कहीं। चूंकि हफ्ता में 7 दिन होता है तो कह सकता है 7 दिनों में वो 210 कलम बनाता है, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, तो प्रति हफ्ता, प्रत्येक हफ्ता, ठीक है, या एक हफ्ता में 210 कलम बनाता है, ये क्लियर होना चाहिए। अब पता चल गया कि एक हफ्ता में 210 कलम बनाता है। हफ्ते में वो 2 दिन बीमार रहा। अब दिन शब्द आ गया, देखो ये दिन शब्द आ गया, इससे पता चला कि हमको उसको दिन बनाना भी जरूरी है। तो 7 दिन में हफ्ता को हमने दिन बना दिया। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिन भी दिया है, तो उसको दिन बना देने से उत्तर आसान होता है। तो 7 दिन में 210 कलम, तो एक दिन का जानते हैं तो जान रहे हो, भाग करते हैं, तो इस तरह आ गया 30। तो एक दिन में 30 कलम बनाया, तो 2 दिन बीमार रह गया, तो 30 दूनी 60 कलम कम बनाएगा ना। अतः उसने 150 कलम बनाया, भाई 60 कम हो गया तो 150 बनाएगा। यदि एक कलम की कीमत 7 रुपया है तो इस हफ्ते उसने कितने रुपए कमाए? तो दिया तो है भाई, बहुत सरल दिया है। एक कलम कितना में मिलता है? 7 रुपये में। लिखा है एक कलम की कीमत 7 रुपये। तो इस हफ्ता कितना बनाया ये भी तो लिखा है, ये देख, बताने की जरूरत नहीं है। 150 कलम का जानना है, तो जब तुमको 101 कलम का भाव पता है, 150 कलम का जानना है, तो उसी 7 से ही तो बड़ी एक का भाव जान रहे, तो उससे गुणा करते हैं। 7 शून्य शून्य, 15 सत्ते 105, कितना हुआ? 1050। ऑप्शन सी में देखो दिया है। ये ऊपर वाला थोड़ा घुमाने के लिए दिया है, ऊपर वाला संख्या से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। प्रश्न में हमको पता है एक कलम की कीमत 7 रुपया, एक कलम की कीमत 7 रुपये पता है। अब जानना है केवल 150 कलम की, क्योंकि उस हफ्ते में उसने 150 कलम बनाया। ठीक है, यहां पर 150 कलम लिखना ही नहीं था, दरअसल प्रश्न गड़बड़ बना दिया है उसने। वो उसको ये लिखना था कि हिमांग के हर हफ्ते 210 कलम बनाता है, इस हफ्ते वह 2 दिन बीमार रह गया, तो इस हफ्ते वो, अगर एक कलम की कीमत 7 रुपया है तो इस हफ्ते वो कितने रुपये का कलम बनाया, ये पूछना था। तो वो 2 दिन बीमार रहा, उसका फिर वो 60 घटाए होते 210 से। पहले एक दिन का निकालते 210 को 30 से भाग करके, 3 से किससे 7 से भाग करके, तो एक दिन का पता चलता, 2 दिन बीमार रहा तो फिर 60 कम करते, तब 210 में से 60 कम करते तो फिर वो 150 आता, तब जाके 150 से गुणा करते 7 का, तो उत्तर आता है 1050। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बनाने वाला ने सही नहीं बनाया है, वास्तव में 150 को देना ही नहीं था। यहाँ तो सब चीज लिख दिया है, 150 कलम बनाया, एक कलम 7 रुपया का, तो स्पष्ट है भाई, 15 सत्ते 105, शून्य 1050 तो आया उत्तर। क्लियर बच्चों? एक ही नियम वाला प्रश्न। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 879? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरे ख्याल से आज की स्थिति में सबको आना चाहिए, ये है। कौन सी संख्या घटाई जाए तो ये मिले, तो जो मिले उसको घटा दो। क्या आया? 120। तो 120 को घटाओगे ना 999 में से, तो ये मिल जाएगा 879। सिंपल सा था। चलिए, तो आज का समय समाप्त हो रहा है बच्चों।